जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आरती श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। खाना खा लीजिए माँ जी। वसुधा ने अपनी सास को होले से जगाया। उठिए ना माँ जी, नींद से जागिए। समय पर खाना नहीं खाएंगी तो दवाई भी अपना असर कैसे दिखाएगी। कुछ जवाब न पाकर वसुधा ने पुनः अपनी बात दोहराई। नींद में सोई नहीं हूँ बहू, बस आंखें मूंदे लेटी हूँ। अब तो चैन की नींद आती कहाँ है। पुरानी बातें बेचैन कर देती है मुझे। अब भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर मैं। वसुधा की सासू माँ के बोल उनके हलक में ही अटक कर रह गए। उनका गला रुंध गया। मैं क्या माँ जी, आपका प्यार ही तो हमारे बीच की मजबूत कड़ी है। वैसे भी मैं आपकी बहू हूँ। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है माँ जी। और सास का कहते हुए वसुधा की सासू माँ की आंखें भीग गई। वसुधा की शादी कांति जी के बड़े बेटे विशाल के साथ हुई थी। विशाल से छोटी एक बहन और एक भाई थे। विशाल की माँ कांति देवी बहुत नेक दिल महिला थी। कुल मिलाकर उनका परिवार बहुत खुशहाल था। इधर वसुधा भी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। दो भाइयों की इकलौती बहन वसुधा के सिर से बहुत पहले ही माँ का साया उठ चुका था। दादी और पापा ने मिलकर उसे लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी थी। वसुधा की दादी को हर वक्त उसकी बहन की चिंता सताती रहती थी। वसुधा के रिश्ते में लगने वाली बहू बुआ ही उनके घर विशाल का रिश्ता लेकर आई थी। लड़के और उसके माता पिता के सुंदर स्वभाव के बारे में अच्छे से छानबीन करने के बाद ही वसुधा की दादी ने शादी के लिए हामी भरी थी। वैसे विशाल और वसुधा की शादी तो तय हो गई थी, पर विशाल के परिवार वालों का कहना था कि विशाल की बहन प्रज्ञा की शादी जब हो जाएगी तब वह लोग अपनी बेटी को विदा करने के बाद ही वसुधा को अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे। इस चक्कर में पूरा 1 साल बीत गया। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब प्रज्ञा की शादी नहीं हो पाई तो वसुधा और विशाल की शादी संपन्न कर दी गई। बिना माँ की विदाई पर दादी बहुत फूट फूट कर रोई थी। हमारी वसु को आप लोग अपनी बच्ची ही समझना। उससे कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से समझा देना। बड़ी मन टूटू बची है हमारी वसु। उसे किसी बात की तकलीफ मत होने देना। आप लोगों को अपने जिगर का टुकड़ा ही हम सौंप रहे हैं। उसका पूरा ध्यान रखना दामाद जी। बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई दबाकर वसुधा की दादी इतना कह पाई थी। ससुराल में बाजे गाजे के साथ वसुधा का भव्य स्वागत हुआ था। विशाल जैसा पति और सास ससुर पाकर बेहद खुश थी वसुधा। देवर में उसे अपने छोटे भाई की झलक दिखती थी। उसकी सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखते थे, पर इकलौती ननद प्रज्ञा थोड़ी गर्म स्वभाव की थी। सासू माँ शांति देवी माँ थी। बसु की इसी सहारे वसुधा ससुराल में खुद का संतुलन बिठाने की कोशिश में जुटी रहती थी। विशाल की नौकरी दूसरे शहर में थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद भी अपने काम पर लौट गई थी। कुल मिलाकर आराम से वसुधा की जिंदगी कट रही थी। कुछ ही दिनों बाद वसुधा के पांव भारी होने की खबर से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब पहले से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखने लगी थी सासू माँ, पर उसकी ननद प्रज्ञा को अपनी माँ का वसुधा संग लाड लगाना बिल्कुल नहीं भाता था। वह अक्सर कहा भी करती थी कि भाभी की मृत माँ की आत्मा मेरी माँ के अंदर समा गई है। इस कारण मैं बिन माँ की हो गई। माँ तो बस अपनी बहू की तीमारदारी में लगी रहती है। प्रज्ञा बीए करने के बाद 2 साल से घर में ही बैठी थी। श्रवण बाबू को पूरा भरोसा था कि पैसे के जोर पर भी अपनी बिटिया के लिए अच्छा घर ढूंढ ही लेंगे। 2 साल की मशक्कत के बावजूद भी उनकी बिटिया की डोली उठ नहीं पाई थी। माता पिता के अत्यधिक लाड के कारण थोड़ी गर्म स्वभाव की हो गई थी
और इकलौती बहन होने के कारण बचपन से मुँह खोलते ही उसकी हर मांग पूरी हो जाती थी। इस वजह से उसकी भाभी वसुधा उसकी आंखों में खटकने लगी थी। आए दिन बेवजह की बातों में वह घर में शांति अशांति का माहौल पैदा कर देती थी। खुद रूठ कर जल त्याग कर बैठ जाती है। कभी कभी मान मनोहार में इतनी देर हो जाती थी कि गर्भवती वसुधा भूख से बेहाल हो जाती थी। ऐसे में कांति देवी चुपके से एक रोटी में थोड़ी सब्जी लपेटकर वसुधा के हाथों में पकड़ा जाती है। अपनी माँ को तो बेचारी वसुधा ने बचपन से ही नहीं देखा था, पर सासू माँ का आंतरिक प्रेम देखकर वह गदगद हो जाती थी। हमेशा की कलह से समय पर खाना नहीं खाने की वजह से वसुधा बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी कमर में अक्सर दर्द रहने लगा था। कांति देवी अक्सर अपनी बेटी से छुपकर उसके कमरे में तेल मालिश भी कर दिया करती थी। ऐसे में वसुधा अपनी ननद की बेरुखी को बुलाकर सासू माँ की ममता में गोते लगाने लगती थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कुछ समय पश्चात वसुधा एक प्यारी सी बिटिया की माँ बन गई थी। उस नन्ही परी को पाकर पूरा परिवार हर्षित था। परिवार वालों के साथ साथ प्रज्ञा अपनी भतीजी को तो प्यार करने लगी थी, पर भाभी से उसके मन की कड़वाहट कम नहीं हो पाई थी। सिर्फ अपने भैया के सामने वह अपनी भाभी से ढंग से बात कर लेती, पर उनके जाने के बाद यथावत अपनी भाभी का जीना मुहाल कर देती। वसुधा ने कई बार अपने पति को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, पर हर बार सासू माँ का प्यार उसके आड़े आ जाता। उस बार विशाल जब होली की छुट्टियों में घर आया था तो वसुधा को अपने संग ले जाने की इच्छा परिवार वालों के सामने जताई। सबने मौन रहकर इस बात की स्वीकृति भी दे दी। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी खुशी पति के संग जाने की तैयारियां कर रही थी। वसुधा और अपनी पोती के चले जाने के नाम से कांति देवी बेहद उदास थी। फिर भी वसुधा ने सोच लिया था कि अब वह इस जंजाल से बाहर निकलकर ही रहेगी। उसे अपनी ननद के बुरे बर्ताव से भी मुक्ति मिल जाएगी और सासू माँ को भी प्रज्ञा के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। उस दिन अपने पति के संग जाने के लिए वसुधा सुबह से बेहद उत्साहित थी। तभी कांति देवी वसुधा और विशाल को पास बुलाकर कहने लगी, अब तुम लोगों को जाने से तो मैं नहीं रोक सकती, पर छोटी गुड़िया के चले जाने से हमारा आंगन सूना हो जाएगा। हाँ भैया, आप भाभी को तो अपने संग ले जाइए, पर मेरी अंको वसुधा की बेटी को यहीं छोड़कर जाइए। वैसे भी पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी हूँ, ऐसे में अंकों के बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। प्रज्ञा के विशाल के समक्ष अपने मन की बात रखी और परिणाम स्वरूप वसुधा का पति के साथ जाने का सपना आखिरकार धरा का धरा रह गया। माँ बहन की बातें सुनकर विशाल ने भी वसुधा को बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर हम साथ रहेंगे का वादा कर वापस आने अपने काम पर लौट गया। वसुधा फिर से अकेले ही रह गई। उसके इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सास ससुर और देवर का भरपूर सहयोग उसे मिल तो रहा था, पर ननद की मनमानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। किसी के मना करने पर वह उसी व्यक्ति से उलझ जाती। आस पड़ोस वाले कहीं सुन ना लें, इस कारण सब अपना मुंह फेर कर बैठ जाते थे। तुम्हारी बहू की खुराक तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही है माँ, खूब करो उसे लाड प्यार, बस सारा दिन बैठकर खाती रहती है। अरे इतना दूध तो मायके में भी नहीं मिला होगा, कितने आराम से भरा गिलास दूध पी जाती है। देखना बुढ़ापे में तुम्हारा क्या हाल करेगी। अभी से इतनी छूट दे रखी है तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। उस दिन प्रज्ञा की बातें वसुधा के कानों में पिघलते शीशे की तरह उतरने लगी। उसने प्रज्ञा को जवाब देना चाहा, पर उसे इशारे से मना कर दिया गया और कहने लगी, अरे बच्चा पैदा करने के बाद औरत को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और उसे भूख भी ज़्यादा लगती है।
ऐसे में बेचारी खाएगी नहीं तो बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी। तब इस बात को लेकर प्रज्ञा ने वसुधा को कितनी खरी खोटी सुनाई थी। हम माँ बेटी को लड़ाकर पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। मुझे तो लगता था कि भाभी के आने से घर में रौनक बढ़ जाएगी, पर इन्होंने तो मेरे माँ बाप भाई सब कुछ छीन लिए। ना जाने कितनी देर तक प्रज्ञा बड़बड़ाती रही। इतना सब कुछ सुनने के बाद वसुधा को न भरपेट भोजन करना अच्छा लगता और न ही दूध पीने की उसकी इच्छा रह गई थी। फिर भी सासू माँ उसे बच्चे का हवाला देते हुए भरपूर खाना पीना खिला देती थी। आखिरकार वसुधा के शादी की चौथी सालगिरह का तोहफा दिला ही दिया। प्रज्ञा की शादी तय हो जाने से वह बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों बाद अपने ससुराल चली गई। इसके बाद वसुधा के इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। अपनी शादी के बाद प्रज्ञा भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। आज 30 साल के बाद वसुधा की सासू माँ कांति देवी किडनी की लंबी बीमारी से बेहद बीमार और कमजोर हो गई थी। ऐसे समय में वसुधा और विशाल उनका बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, पर कांति देवी के मन में रह रहकर एक हुक सी उठती थी कि वह वसुधा की गुनहगार है। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वसुधा उन्हें हर बार अपनी बातों में उलझाकर चुप करा दिया करती थी। उस दिन भी वसुधा उनके पैरों में तेल मालिश कर रही थी। मुझे माफ कर दे बहू, आखिर मैं चैन की नींद सो सकूं। कई रातों से ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। आखिरकार मुझे मेरे कर्मों का फल ही तो मिल रहा है, जो साल भर से बिस्तर पर पड़ी हूँ। आप बेकार ही खुद को दोषी मान रहे हैं माँ जी। आपका मेरा प्यार का मजबूत बंधन तो जग जाहिर है। वैसे भी अपने दिमाग पर आप ज़्यादा जोर मत डालिए माँ जी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आज मुझे मत रोको बहू, कर लेने दो मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित। शायद तेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरी गलती का आभास ही नहीं हो रहा था। अपनी खुशी के कारण हमने तुम पति पत्नी को भी कई वर्षों तक दूर दूर रखा। खुद की बेटी से चुप कर तेरी मदद की है, पर उसे चुप कराने की कभी हिम्मत नहीं की। माफ कर दे मुझे बेटी वसुधा। वसुधा ने होले से कहा, माँ अब आपके आराम करने का समय हो गया है, खुद पर ज़्यादा जोर मत डालिए। कांति देवी की आंखें नम थी। शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी बहू ने उनकी बरसों पुरानी गलती को माफ़ कर दिया था। अपनी बेटी के कोप से वसुधा को बचाने में तो वह असफल रही थी, पर बहू के लिए उनका प्यार कभी कम न पड़ा था। कांति देवी ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर कभी ना उठे। शायद सच में उनके आराम करने का वक्त समय हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।